नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आपका स्वागत है। ये हम लोग यूजीसी नेट पेपर का जो घटना चक्र द्वारा प्रीवियस ईयर पेपर का प्रश्न पत्र का जो सेट निकाला गया है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2021 के, 2020 के और 2019 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को देख लिया था। अब ये 30 सितंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि ये आगामी जो पेपर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उनसे निरंतर संपर्क बना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। यहाँ से होता है स्टार्ट। शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण? तो ये किस में होगा? ये होगा स्मृति स्तर में। स्मृति स्तर में होगा। इसमें क्या होता है? शिक्षण के स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में संरचना, निर्देशन, विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। इस स्तर के शिक्षण में विश्लेषणहीनता पाई जाती है। साथ ही साथ प्रत्यय स्मरण तथा रटने की क्रिया पर जोर दिया जाता है, जिससे सार्थक तथा संबंधित पाठ्यपुस्तक आसानी से याद हो जाती है। ठीक है। अगला है, इसमें क्या है? ध्यातव्य है कि शिक्षण प्रक्रिया मूलतः 3 स्तरों में विभाजित है: स्मृति स्तर, अवबोध और चिंतन। तो स्मृति स्तर क्या होता है? प्रारंभ। अवबोध स्तर में शिक्षण प्रक्रिया और चिंतन स्तर क्या होता है? अंत होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसके क्षमता, कर सकता या सकती हूँ घटक का निर्माण करते हैं? तो किसमें होता है? शिक्षण कार्य करने में आत्मविश्वास, पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान, अधिगम कार्य के विश्लेषण की क्षमता, दक्षता और अधिगम कार्य में जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव। तो इसमें क्या क्या होगा? किससे सक्षमता को वर्णित, शिक्षक की सक्षमता को? तो इसमें पढ़ाए जाने वाले विषय के ज्ञान से क्या होगा? इससे आएगा। अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता से आएगा। अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने के अनुभव से आता है। ये वर्णन करता है ये सब क्षमताओं को। तो क्या होगा इसमें? ए हो जाएगा, VCD। तो क्या होता है? किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान, अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता एवं अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव उसके क्षमता घटक का निर्माण करते हैं। शिक्षण एक कठिन प्रक्रिया है, अतः इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जहाँ एक और में प्रबंधन के गुणों की आवश्यकता होती है, वहीं कुछ बाह्य गुणों, क्षमताओं की आवश्यकता होती है। प्रश्नानुसार शिक्षक की क्षमता के कुछ अन्य कारकों का योगदान देख सकते हैं। पहला, छात्रों का सम्मान करना, कक्षा में सामुदायिकता का भाव विकसित करने में सक्षम होना, छात्रों के प्रति समर्पण भाव, विषय वस्तु पर स्वामित्व, अच्छी योजना प्रबंधन, कक्षा कक्ष संगठन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल और शिक्षक का आत्मविश्वास। ये किस में आता है? शिक्षक की क्षमताओं हेतु कुछ अन्य कारक योगदान होते हैं ये। ठीक है। अगला है, जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। कौन से? विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में कौन कौन से आते हैं? पहला, सूचना के धारण हेतु दृढ़ तार्किक आधार, सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि, सूचनाओं में एक दृढ़ संबंधगत ढांचा और समस्याओं के विकसित करने एवं उनके स्वयं समाधान करने की अविरुद्ध क्षमता, किसी तथ्य का संबंध जानना, उसे साधन के रूप में प्रयोग करना। तो क्या था? जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य प्रकृति की क्या हो जाएगा? हाँ, सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि आएगी। और क्या आ जाएगा? और इसके बाद आ जाएगा इसका समस्याओं के विकसित करने और उन्हें समाधान करने की
अभिवृद्धि क्षमता, ये किससे आती है? ये आती है विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होने से। क्या होता है इसमें? बी होगा सही, बी एंड डी। जब विमर्शी स्तर रिफ्रैक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग के शिक्षण एवं अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में सामान्य प्रकृति की परीखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि आती है और समस्याओं के विकसित करने एवं उन्हें समस्या समाधान करने की अभिवृद्धि क्षमता के गुण उभर कर सामने आते हैं। इनके साथ ही साथ कुछ अन्य गुण भी दृष्टिगोचर होते हैं। क्या क्या? इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हैं। अगला है समस्या समाधान खोजने में छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है और छात्रों में आलोचनात्मक तरह सृजनात्मक चिंतन शक्ति जन्म लेती है। इस तरह हम देखते हैं विमर्शी स्तर अधिगम का सर्वोच्च स्तर है और पूर्णतः विचारवान है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है? तो ये शिक्षक व्यवहार में जिसमें शिक्षक छात्रावार्ता शामिल हो, अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। तो क्या होता है शिक्षक का प्रतिमान? अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। ठीक है, शिक्षण का प्रतिमान क्या होता है? अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। इसमें क्या होता है शिक्षण का प्रतिमान मॉडल ऑफ टीचिंग में अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है का विवरण होता है। ध्यातव्य है कि शिक्षण प्रतिमान ऐसे प्रयास अथवा व्यवस्थाएं हैं जो हमें शिक्षण सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। वास्तव में ये प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री और वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं जिससे शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। निष्कर्ष रूप से कहा जाए तो शिक्षण प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है कथन 1 अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों की ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। क्या होता है? अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों की ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। तो सही है। विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। तो सही है, दोनों सही होंगे। इसमें क्या है पढ़ लेते हैं, ए सही होगा। क्या होता है? अधिगम निष्पादन परीक्षण इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। उस परीक्षण में शिक्षार्थियों के साथ कई अंतर्निहित क्षमताओं का मापन किया जाता है। तो बिल्कुल ज्ञान और दक्षता, ये जब हम लोग अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं उनका मापन कैसे होगा? इन्हीं के इसी से होगा ना, निष्पादन वाले परीक्षण से। और कथन 2 क्या है? विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण विशिष्ट अंतर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने के लिए तैयार किए जाते हैं। यह परीक्षण मूलतः दिन प्रतिदिन कार्य व्यवहार के परीक्षण के लिए किया जिससे उनके व्यवहार और गुणों की माप होती है। अगला है कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? तो कार्योत्तर विधि होती है। इसमें क्या होता है? इसमें सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना। क्या होता है? कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस संदर्भ में कार्योत्तर अनुसंधान विधि उपयुक्त है। कार्योत्तर अनुसंधान को अन्य नामों जैसे घटोत्तर विधि, कार्योकारण विधि और तुलनात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में स्वतंत्र और एवं आश्रित चरों के बीच कार्य कारण संबंधी की स्थापना की जाती है, अतः इसे प्रयोगात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु इसे सत्य प्रयोगों की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि सत्य प्रयोगों में स्वतंत्र चर के प्रस्थापन तथा यथेच्छ प्रयोग की शोधकर्ता की स्वतंत्रता होती है जो कि कार्योत्तर विधि में अनुपस्थित होती है। अगला है शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है? तो गुणात्मक अनुसंधान से कौन कौन से संबंधित होते हैं शोध के में? प्रदत्तों के पृथक स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां और नियंत्रित परिस्थितियों में प्रदत्त संकलन, मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना, संबंधों को स्थापित करना और परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करना, सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? ACE हो जाएगा। क्या प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां
और मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना, परिणाम नहीं साथ में प्रक्रिया भी ध्यान में रखा जाए, साधन साध्य दोनों। सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना, ठीक है, ये तीनों को ध्यान में रखा जाता है गुणात्मक में। गुणात्मक अनुसंधान में प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां, मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना तथा सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा निम्नलिखित विशेषताएं गुणात्मक अनुसंधान में परिलक्षित होती हैं। इस अनुसंधान में आगमनात्मक उपागम का प्रयोग होता है। इसमें शोधकर्ता की अहम भूमिका होती है। यह व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देता है। इसमें संगठनात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी आधार सामग्रियां साक्षात्कार, प्रेक्षण तथा लिखित अभिलेख होते हैं। वस्तुतः गुणात्मक अनुसंधान गहनतापूर्वक किया जाने वाला एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रिया वाला अनुसंधान है जिसमें गुणात्मक प्रत्यय संकलन की विधियों का प्रयोग कर परिकल्पनात्मक निष्कर्षों को गुणात्मक रूप से प्राप्त किया जाता है, जिसका संबंध वर्तमान गोचर से होता है। इस प्रकार भी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तम शोध प्रकल्पना के गुणों की पहचान कीजिए। उत्तम शोध प्रकल्पना, इंद्रियानुभविक परीक्षण योग, चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता, बिल्कुल, प्रतिपादित संबंधों की सत्याभासता, शोधकर्ता के स्रोतों के संदर्भ में पहुंच होना, इसकी अकाट्यता की सीमा। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा A, B, C तीनों। क्या हो जाएगा, इंद्रियानुभविक परीक्षण योग और चरों को परिभाषित करने में अवधारणा स्पष्टता और प्रतिपादित संबंधों की सत्याभिसा। ये किसके होते हैं, ये उत्तम शोध परिकल्पना को होता है। क्या होता है, उत्तम शोध प्रकल्पना के गुण क्या क्या होते हैं, इंद्रियानुभविक परीक्षण योग होना, चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता का होना, प्रतिपादित संबंधों को सत्याभासता आदि का होना। इन सब के अलावा और क्या क्या है, प्राकल्पना को क्षेत्र में मजबूत सिद्धांतों तथा तथ्यों में संबंध होना चाहिए, उसे किसी न किसी सिद्धांत या अनुभव पर आधारित होना चाहिए, वह अधिक से अधिक सामान्यीकरण किए जाने योग्य हो। प्राकल्पना मितव्ययी होनी चाहिए, ठीक है। कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में ICT का प्रयोग करता है या करती है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता या ठहराती है और इसके लिए विशिष्ट ICT युक्तियों को जिम्मेदार मानता या मानती है। इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा तकनीकी अक्षमता। क्योंकि देख लेते हैं, प्रश्नानुसार जब कोई सिद्धार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में ITC का प्रयोग करता है एवं परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है और इसके लिए विशिष्ट ITC युक्तियों को जिम्मेदार मानता है, तो उसे टेक्निकल इनकॉम्पिटेशन कहा जाता है, तकनीकी अक्षमता कहा जाता है। ध्यातव्य कि ICT के प्रमुख घटकों के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः ICT संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव शोध में उनके गलत प्रयोग का उदाहरण है, ठीक है। अगला है कथन वन है, क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है, क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारणा का चक्र शामिल होता है। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना होता है। तो क्या होगा, एक सही है लेकिन दो सही नहीं है, ठीक है। एक सही है लेकिन दो क्या है, गलत है। हाँ, क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारणा का चक्र शामिल होता है, अतः कथन एक सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने की महत्वपूर्ण विधि है। इस प्रणाली में योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारण का चक्र चलता है तथा विचारण उपरांत बदली हुई विधियों के माध्यम से पुनः शिक्षण कार्य किया जाता है, ठीक है। मतलब वही चीज़ ना कि उपयोगी, कैसे शिक्षा को उपयोगी बनाया जाए, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, तो ये पूरा चक्र चलेगा, तभी क्रियात्मक अनुसंधान होता है। उसमें क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना होता है। यह कथन गलत है क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालयी कार्य कुशलता में वृद्धि करना है, चरों में वृद्धि करना नहीं होता है। अगला है
परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी एवं संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है? तो सिस्टम एकीकरण, ठीक है। कैसे? देखिए, जहां प्रौद्योगिकी ने आज संचार को बेहद आसान बना दिया है, वहीं नित्य नई खोजों ने संचार में जुड़ाव का कार्य किया है। इन सब परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थानों के कारण सिस्टम एकीकरण जैसी परिघटना देखने को मिलती है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में विभिन्न संगठन प्रणालियों और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को जोड़ने की प्रक्रिया सिस्टम या तंत्र एकीकरण कहलाती है। जैसे स्वचालित संगणक में जहां विभिन्न अंकों को लिखने भर से इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर का परिणाम भी की प्राप्ति हो जाती है, तथा इस सूचना को कहीं भी अंतरित किया जा सकता है, ठीक है। संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो बाधाओं को स्वीकारना सकारात्मक प्रभाव, आयोजन, अचानक अभिव्यक्ति, और क्या होता है, और मीडिया चयन, भाषा का प्रयोग। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आयोजन, संचार का सकारात्मक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? आयोजन पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है? और करता है मीडिया चयन पर और भाषा के प्रयोग पर। भाषा तो सबसे प्रमुख होती है संचार। प्रश्नानुसार संचार का सकारात्मक प्रभाव आयोजन, मीडिया चयन और भाषा के प्रयोग पर निर्भर करता है। इन सब के अलावा भी संचार के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित तत्वों पर अवलंबित है: संदेश का स्रोत, संदेश का प्रतीक, एनकोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक और रिसीवर। तो ये तकनीकी स्तर का हो जाएगा। और जो आयोजन है, मीडिया चयन है, भाषा है, ये होगा तकनीक पर, लेकिन ये मेन आप पे भी डिपेंड करता है ना, स्वयं पर, जो यूज कर रहा है संचार का माध्यम का। कथन: संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। सांकेतिक आख्यान संप्रेषण सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता। तो ए सही है, परंतु आर नहीं सही है, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका पहली बात तर्क नहीं है। क्या है इसमें? संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा और शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है, कथन सत्य है, क्योंकि यदि संप्रेषण सर्वग्राह्य होगा तो शिक्षा को व्यापकता मिलेगी, जिससे यह समानुसार अपने क्या है, यह जिससे समानुसार अपने में वांछित परिवर्तन कर पाएगी और सर्वसुलभ और जीवंत होती जाएगी। सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता। यह सही नहीं है, क्योंकि सांकेतिक आख्यान के माध्यम से संप्रेषण प्रभावी होता है, जिससे शैक्षिक लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। वस्तुतः शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा उतरता है। इस तरह आर असत्य है। सांकेतिक आख्यान विधि का प्रयोग किसी शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों में बिंब के माध्यम से विषय वस्तु की समझ विकसित करने से, जैसे मैप के ही लिए देख लो, मैप एक माध्यम ही है ना सांकेतिक। तो हम लोग समझा रहे हैं और साथ में मैप को देख के समझाएंगे, तो किसी भी विद्यार्थी में बड़े जल्दी उस चीज़ को बैठेगा कि कहाँ पे क्या है। अगला है संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालानुक्रम सही अनुक्रम क्या है? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों के यहाँ क्या हम लोगों ने देखा था? गुफा चित्रकारी। सबसे पहले गुफा चित्रकारी आई थी, फिर क्या आया था? भाषा का उद्भव हुआ था, फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था मौखिक संप्रेषण होने लगा था, फिर उसके बाद मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ, फिर लास्ट में हमारी कौन आई थी? दूरसंचार प्रणाली, आईटी का आया था। तो क्या हुआ था? गुफा चित्रकारी, भाषा का उद्भव, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण और मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव, दूरसंचार प्रणाली। संचार विभिन्न तरीकों के माध्यम से लोगों को विचारों के आदान प्रदान की अनुमति देता है। इस प्रकार हम देखें तो संप्रेषण प्रणाली का विकास प्रागैतिहासिक काल से ही मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में जहाँ गुफा चित्रकारी से संप्रेषण की जानकारी मिलती है, वहीं विकास क्रम में भाषा का उद्भव देखने को मिलता है। कालांतर में संप्रेषण मौखिक होने लगा, जिससे अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण को बढ़ावा मिला। मौखिक संप्रेषण के पश्चात लोगों ने विचारों आदि को संहिताबद्ध करना प्रारंभ किया, अतः मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ। वर्तमान में संचार क्रांति ने संप्रेषण को बहुमुखी बना दिया, अतः अंतिम अवस्था में दूरसंचार प्रणाली का स्थान आ गया। अगला है उदाहरणों संचार के प्रकार दिए हैं। राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना, ये क्या होगा?
सही है। इसमें क्या होता है, इसमें जनसंचार होगा, ये चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना, ये क्या हो जाएगा, समूहगत संप्रेषण होगा। साथी कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत, ये क्षैतिज संप्रेषण में आ जाएगा। और अतीत की घटनाओं का स्मरण, ये अंतःवैयक्तिक संप्रेषण आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। सी होगा इसका आंसर, वैसे तो क्या होगा, सी होगा, और बाकी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना, जनसंचार आएगा। चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना, समूहगत हो जाएगा। साथी कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत हो जाएगा, क्षैतिज संप्रेषण। और अतीत की घटनाओं का स्मरण क्या हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना जनसंचार के अंतर्गत आता है, जहां जनसंचार से तात्पर्य संचार के उस रूप से जहां एक साथ लाखों लोगों तक अपने विचार पहुंचाए जाते हैं, तथा जिसमें किसी संचार माध्यम तरह रेडियो, टीवी आदि की आवश्यकता होती है। चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना समूहगत संप्रेषण कहलाएगा। समूहगत संप्रेषण से सामान्य आशय, 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों एवं कौशल का आदान प्रदान करना। साथी कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत क्षैतिज संप्रेषण के अंतर्गत आएगी। क्षैतिज संप्रेषण तब होता है जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संचार करते हैं। अतीत की घटनाओं का स्मरण अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में आत्मचर्चा, आत्मविचार और आत्ममंथन आदि सम्मिलित हैं। इसमें संदेश प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति पर होता है। यह एक स्वचालित संचार प्रक्रिया है। ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये कौन सा संचार होगा, ये हमारा होगा जनसंचार, कि हम बहुत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ कौन कौन लोग देख रहा है, इसको सुन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी के लिए खुला हुआ है, तो ये जनसंचार होगा। तो अभी ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हैं शेष वाले, जो पर्यावरण और संचार से रिलेटेड हैं कुछ, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए, ये बड़े लाभकारी होंगे। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।